गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 693 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम साइंस के प्रश्नों पर। 18 से 23 प्रश्न जो है साइंस के पूछे जाते हैं यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करता है, बताइए। प्रकाश तरंगों का, रेडियो तरंगों का, ध्वनि तरंगों का, या फिर कणातीत। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयोग करता है रेडियो वेव का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, रडार जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें विद्युत चुंबकीय तरंगे विशेष रूप से रेडियो तरंगों की सहायता से स्थिर तथा गतिमान दोनों प्रकार की वस्तुओं की रेंज, उनकी ऊंचाई, उनकी दिशा एवं गति का पता लगाया जा सकता है। आज रडार का प्रयोग दुश्मन देश के वायुयान, उसकी मिसाइल, रॉकेट आदि या सामान्य वायुयान, मिसाइल आदि को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। कॉस्मिक वेव, कॉस्मिक तरंगे आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित अनावेशित दोनों हो सकती हैं, इनमें से कोई नहीं। देखिए, कॉस्मिक तरंगे जो हैं वो आवेशित कण हैं। तो कॉस्मिक किरणें या तरंगें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ये उच्च ऊर्जा के आवेशित कण हैं जो अंतरिक्ष में प्रकाश की गति से गमन करते हैं। ठीक है, कॉस्मिक किरणें के कारण ही अंतरिक्ष में उत्तरी ध्रुव पर अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑस्ट्रियालिस की घटना जो है वो होती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? इंपॉर्टेंट है प्रश्न। देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हुए एक एक मंडल आपको क्रमानुसार याद रखना है। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछ लेता है। यहाँ सही जवाब हो जाएगा आयन मंडल। सबसे नीचे का मंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल। इनको इंग्लिश में भी याद रखिए, इंग्लिश में वो भी देवनागरी में, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, आइनोस्फियर, ठीक है, हेक्सोस्फियर, मीजोस्फियर, मध्यमंडल। तो रेडियो तरंगे की खोज जो है सबसे पहले की थी मार्कोनी ने। कब की थी? 1995 में। इनकी तरंग दैर्ध्य को इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ, लगभग 0.3 मीटर से 600 मीटर तक होती है। इन्हें किसी विद्युत चालक में उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा के प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है और इन तरंगों का संसूचन रेडियो अभिग्राही तथा ट्रांजिस्टर में अनुनादी परिपथ द्वारा किया जाता है। ये बेतार तरंगे भी कहलाती हैं। बेतार मतलब बिना तार की। देखिए, ये तरंगे दो प्रकार की होती हैं। रेडियो वेव कितने प्रकार की? दो प्रकार की, लघु रेडियो तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे। लघु रेडियो तरंगे या हर्ट्ज तरंगे और दीर्घ रेडियो तरंगे मतलब बेतार तरंगे। देखिए, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी के आयन मंडल से परावर्तित होती हैं और आयन मंडल में आवेशित व आयनित अणुओं के कण होते हैं। इसी कारण जो है इस मंडल की हवा भी आवेशित होती है, जो 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, बताइए। दो तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न और दोनों तरह उत्तर बदल जाएंगे। दूरदर्शन के प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है और ध्वनि संदेशों का संचरण होता है। तो चित्र संदेशों का संचरण होता है तो उसके लिए उत्तर क्या हो जाएगा? आयाम मांडुलन द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो तरंगों का मांडुलन 3 प्रकार से होता है, मतलब मॉड्यूलेशन। आयाम मॉड्यूलेशन, आवृत्ति मॉड्यूलेशन मतलब फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और कला मॉड्यूलेशन। देखिए, सबसे पहले करेंगे आयाम मॉड्यूलेशन की बात। तो आयाम मॉड्यूलेशन तरंग की बैंड चौड़ाई जो है वो कम होती है, और जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन में तरंग की बैंड जो है वो अधिक चौड़ी होती है। आयाम मॉड्यूलेशन का व्यापक उपयोग ध्वनि तरंगों के व्यावसायिक प्रसारण के लिए किया जाता है, जबकि आवृत्ति मॉड्यूलेशन का उपयोग रेडियो और टीवी प्रसारण में किया जाता है। आवृत्ति मॉड्यूलेशन आयाम मॉड्यूलेशन की अपेक्षा अच्छा होता है। देखिए, दूरदर्शन में चित्र प्रसारण के लिए पूरी जो ये है व्याख्या, इसमें ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। दूरदर्शन में चित्र प्रसारण के लिए आयाम मॉड्यूलेशन और ध्वनि संचरण के लिए जो आवाज़ आती है उसके लिए आवृत्ति संचरण या मॉड्यूलेशन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए।
एक रेडियो स्टेशन 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त करता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी है। 10 किलोग्राम हर्ट्ज, 100 किलोग्राम हर्ट्ज, 10 किलोग्राम हर्ट्ज। तो देखिए, सिग्नलों के संप्रेषण के लिए हमें किसी एंटीना या फिर एरियल की आवश्यकता होती है। ठीक है, और यह जो है किसी चालक का टुकड़ा होता है जिसके द्वारा लंबी दूरियों तक संप्रेषण के लिए संकेतकों को आकाश में विकृत किया जाता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को प्रसारित करने के लिए प्रयुक्त एंटीना की लंबाई संप्रेषित की जाने वाली तरंगों के तरंगदैर्ध्य की कोटि की होनी चाहिए। देखिए, पुराने समय में मतलब कुछ 10 से 15 20 साल या 25 साल पहले जाएंगे तो डिश टीवी, ठीक है, टाटा स्काई, ये सब नहीं होता था, दूरदर्शन ही चलता था। तो ऊपर लगा रहता था एक एंटीना, तो उसको दिशा के अनुसार सही करते थे, तो ध्वनि के साथ जो सचित्रण है, ठीक है, वो साफ होता था। यह हवा से हिल जाता था तो पिक्चर भी ख़राब आती थी और आवाज़ भी ख़राब। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। पीएन डायोड किस रूप में प्रयोग के उपयुक्त होता है। माइक्रोवेव स्विच के, माइक्रोवेव डिटेक्टर, माइक्रोवेव मिक्सर डायोड, या उपरोक्त में से कोई नहीं। माइक्रोवेव डिटेक्टर, ये प्रश्न पूछे जाने की संभावना यूपी पीसीएस की परीक्षा में एकदम जीरो है। ठीक है, तो इग्नोर ही कर दीजिएगा इसको। पीएन डायोड माइक्रोवेव डिटेक्टर के रूप में प्रयोग किए जाने के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, एसएससी, बैंक, रेलवे, इनमें पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार बताइए किसने किया। देखिए, 3 वैज्ञानिक जुड़े हैं ट्रांजिस्टर के आविष्कार से। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ट्रांजिस्टर के आविष्कार से नहीं जुड़ा है। तो ट्रांजिस्टर के आविष्कार से जुड़े हैं यहाँ पर जॉन वार्डन। रदरफोर्ड नहीं है, गैलीलियो नहीं है, जेम्स वॉट नहीं है। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार 1948 में अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन वार्डन, विलियम शॉकले और वाल्टर एच ब्राटियन ने किया था, और इन तीनों को 1956 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टॉर्च में, सर्च लाइट में और गाड़ियों के हेडलाइट में उपयोग किए जाने वाले मिरर का नाम बता दीजिए। मतलब दर्पण यूज़ होता है, चलिए, लेंस तो होता नहीं है इसमें, लेंस को हटा दीजिए। अब बताइए, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण का उपयोग मुख्य रूप से टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों के हेडलाइट आदि में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दर्पण के रूप में हजामत बनाने तथा दंत चिकित्सा के द्वारा चिकित्सकीय उपयोग में भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। ऑडियो एम्पलीफायर में कौन सी विकृति सबसे कम आपत्तिजनक होती है। ऑडियो एम्पलीफायर में कौन सी विकृति सबसे कम आपत्तिजनक होती है। फेज डिस्टॉर्शन। तो जिस उपकरण द्वारा ध्वनि का प्रवर्धन होता है उसे प्रवर्धन या एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर में फेज डिस्टॉर्शन विकृत सबसे कम आपत्तिजनक होती है और ध्वनि को बढ़ाने की क्रिया को एम्पलीफिकेशन या प्रवर्धन कहते हैं। शादी पार्टी में देखा होगा, ठीक है, एम्पलीफायर लगे रहते हैं जिससे डीजे बजता है। 10वां प्रश्न है। एक इंट्रिंसिक अर्धचालक का ताप गुणांक है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या धातु के समान। ऋणात्मक। तो एक शुद्ध अर्धचालक जिसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना हो, नेज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। अर्थात प्रकृति से प्राप्त शुद्ध अर्धचालक नेज अर्धचालक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। इसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यानी द्रव अवस्था में नहीं आ जाता वो। ये दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। देखिए, दोनों ही सही हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। ऊर्ध्वपातन, तो उदरपातन या सब्लिमेशन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है।
इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की जो अवस्था है किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, सीधे गैस बनकर उड़ जाता है। कपूर का ठोस अवस्था से सीधे बाष्प के रूप में उड़ जाना सब्लिमेशन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी, बताइए। कांच से जाएगा तो न्यूनतम, निर्वात से जाएगा तो जल से, वायु से। देखिए प्रकाश की गति अधिकतम होती है किस में, निर्वात में, ठीक है, और हवा में। तो निर्वात और वायु तो होगा नहीं, उसके बाद जल में होगी, इन दोनों के बाद, और सबसे कम होगी कांच में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो प्रकाश की चाल की गणना सबसे पहले रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी, और प्रकाश की चाल निर्वात एवं हवा में सबसे अधिक होती है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। और प्रकाश की तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ये विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अलग से प्रश्न पूछा गया कई बार कि प्रकाश तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, विद्युत चुंबकीय तरंगें, केवल एक सही है, दोनों सही है, तो दोनों सही। अगर अनुदैर्ध्य आ जाए तो अनुदैर्ध्य जो है ध्वनि तरंगें हैं, अनुप्रस्थ तरंगें प्रकाश तरंगें हैं। देखिए जिस वस्तु या पदार्थ का अपवर्तनांक अधिक होता है उनके प्रकाश की गति न्यूनतम होती है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13 प्रश्न है, प्रकाश तरंगों का वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होता है वह है। देखिए जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो क्या नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती, उसकी आवृत्ति जो है कभी नहीं बदलेगी। तो जहाँ जहाँ आवृत्ति है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि उसके साथ वाला भी नहीं होगा। तो जो चर प्रभावित होता है, अब प्रभावित होगी वेवलेंथ और उसका वेग, ठीक है। यहाँ तरंगदैर्घ्य प्रभावित हो रही है, वेग प्रभावित हो रहा है, लेकिन आवृत्ति है तो कट जाएगा। वेग प्रभावित हो रहा है, आवृत्ति है तो कट जाएगा। तरंगदैर्घ्य प्रभावित हो रही है, आवृत्ति है तो कट जाएगा, इसलिए डी हो जाएगा। तो प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर प्रकाश की चाल में बदलाव आता है। जब प्रकाश की कोई किरण पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, और विचलन होने की इस प्रक्रिया को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, यह कहलाता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के कारण भिन्न भिन्न माध्यमों से प्रकाश की चाल जो है भिन्न भिन्न होती है, और अपवर्तन की प्रक्रिया में प्रकाश की चाल ही नहीं बल्कि उसकी तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ और उसकी तीव्रता भी बदल जाती है, परंतु प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी नहीं बदलती, वो समान रहती है। यह अपवर्तन के कारण होता है, मतलब रिफ्रैक्शन, परावर्तन, रिफ्लेक्शन। नंबर 14 पर आ जाइए। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है। यह प्रश्न दूसरी तरह से ही पूछा जाता है कि साबुन के बुलबुले में रंगों का बनना किस कारण होता है। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण होता है, मतलब व्यतिकरण के कारण। अब व्यतिकरण यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और तो है नहीं। अपवर्तन होता नहीं है तो एलिमिनेट हो जाएगा, ध्रुवण भी कट जाएगा, व्यतिकरण और परावर्तन हो जाएगा। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस का परिणाम है। वैज्ञानिक हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, याद रखना, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फेवरेट है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब होता है जब प्रकाश जाता है वायु से जल में, जल से कांच में, वायु से कांच में, या हीरे से कांच में, हीरे से कांच में। तो किसी सघन माध्यम में संचरित होता हुआ प्रकाश विरल माध्यम के पृथककारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित हो तो उसका पुनः उसी माध्यम में परावर्तन हो जाता है। इस प्रभाव को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, मतलब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा 10th में, अगर साइंस साइड होगी तो, नहीं थी तो कोई दिक्कत नहीं है, अब पढ़ लीजिए। देखिए इसमें प्रकाश किरण जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तभी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इम्पॉर्टेंट है नीचे इसके उपयोग, उदाहरण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण पूछे जाते हैं एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। तो हीरे का चमकना प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। रेगिस्तान में मरीचिका तथा ठंडे देशों में मरीचिका का दिखाई देना। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है। पानी में पड़ी हुई परखनली या पेंसिल
चमकीली दिखाई देती है। ठीक है, प्रकाशिक तंतु मतलब ऑप्टिक फाइबर, ये भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उदाहरण है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एग्जाम्पल है कंपटीटिव में ये प्रकाशिक तंतु और हीरे का चमकना। ठीक है, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, पानी में हवा भरे बुलबुले चमकते हैं। ठीक है, और कालिक से पोता हुआ गोला चमकता है। ये सब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कांच के किनारों का चमकना। ठीक है, चटका हुआ भागी चमकेगा, हीरे का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, और प्रकाशिक तंतु यानी ऑप्टिक फाइबर। तो ये 15 प्रश्न थे जनरल साइंस के। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।